हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का एनसीटी कॉन्सेप्ट में। मैं हूं साक्षी अग्निहोत्री, आपकी हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की मेंटोर। और आज के वीडियो में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि एनसीटी के एग्जाम के लिए हिस्ट्री डोमेन में क्या सिलेबस रहता है, क्या पेपर पैटर्न रहता है और किस तरह के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इससे पहले हम सिलेबस और एनालिसिस पर जाएँ, मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ क्योंकि आप सभी नए स्टूडेंट हैं। तो मेरा नाम, जैसा मैंने बताया, साक्षी अग्निहोत्री है। मेरा ग्रेजुएशन BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में पूरा हुआ है और मैंने 2 साल अपने करिकुलम में कोर सब्जेक्ट में हिस्ट्री को पढ़ा था और बाय गॉड्स ग्रेस हिस्ट्री में हमेशा मेरे हाईएस्ट मार्क्स आते रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने JNU ज्वाइन किया है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरी स्पेशलाइजेशन है और मेरा मास्टर्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस में है। तो आप ये मान करके चलिए कि एक ऐसा ही इंसान आपको पढ़ाएगा जिसको हिस्ट्री और पॉलिटी आती है। और लास्ट बैच में भी मैंने पढ़ाया था, आप जाकर के पुराने वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं, अपने सीनियर्स के रिव्यूज़ देख सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहे हैं हिस्ट्री और पॉलिटी को लेकर के। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि डायरेक्ट पेपर में पूछे गए हैं क्योंकि हम यहाँ पर NCERT पैटर्न ही फॉलो करते हैं और NTA जो है वो NCERT से ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब बिना किसी डिले के हम हिस्ट्री डोमेन की जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इससे पहले हम हिस्ट्री डोमेन की डिस्कशन पर जाएं, मैं आपको बता दूं कि हमारा श्योर सिलेक्शन बैच जो है वो आ चुका है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप जल्दी से जल्दी उस बैच को परचेज कर लीजिए ताकि आपके कोई भी बैकलॉग्स नहीं आए। हमारा BA BEd वाला बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करके बाकी की डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगी, वहीं पर आप बैच परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं NCT के पेपर पैटर्न पर। तो NCT के पेपर पैटर्न की जब हम बात करते हैं तो आपके पेपर में मिलेंगे आपको 28 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। लेकिन हमारा गोल क्या रहेगा कि हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएं कि भाई कौन सा क्वेश्चन छोड़ें, क्योंकि हमें 28 के 28 आ रहे होंगे। इतने अच्छे से आपको पढ़ना है क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, भरपूर समय है, बहुत अच्छा समय है। तो इसको बर्बाद मत करिए, यूटिलाइज करिए, अच्छे से NCERT की रीडिंग लगाइए। जितना क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है उसको डेडिकेटेडली पढ़िए। जो भी आपको टेस्ट दिए जाएंगे उनको अच्छे से सॉल्व करिए। चलिए, तो आपको टाइम मिलेगा 180 मिनट्स का। अच्छा, ये 180 मिनट्स का जो टाइम है वो 28 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं मिल रहा है, बल्कि पूरे पेपर के लिए मिल रहा है। तो पूरे एग्जाम के लिए आपको 180 मिनट्स का टाइम मिलेगा क्योंकि NCT में अगर आप जनरली देखें तो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने रहते हैं। ठीक है, अच्छा, पॉलिटी वाली क्लास में मैंने आपको बोला था कि पॉलिटिकल साइंस एक इजी डोमेन है। आई वोंट लाई, हिस्ट्री एक इजी डोमेन नहीं है। और बहुत सारे बच्चों की ये भी बहुत बड़ी समस्या रहती है कि भाई हिस्ट्री पढ़ते समय तो नींद आती है, हिस्ट्री तो भूल जाते हैं, हिस्ट्री तो बोरिंग होती है। लेकिन आप विश्वास मान करके चलिए कि ये सारे एक मिथ हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही तो हिस्ट्री बोरिंग है, ना ही हिस्ट्री पढ़ते समय नींद आती है, और ना ही जो है हिस्ट्री एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। हिस्ट्री इनफैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सोशल साइंस सब्जेक्ट। एक कहानी की तरह फ्लो करता चला जाता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कड़ी की तरह वो खुलता चला जाता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस पढ़ाने वाला अच्छा होना चाहिए। तो पढ़ाने वाला तो अच्छा है ही, चलिए वो क्लासेस में आपको पता चलेगा। तो आते हैं मार्क्स के ऊपर। तो हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और हर एक गलत क्वेश्चन करने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो याद रखिएगा, तुक्के नहीं मारने पेपर में। सही आता है तभी उसको अटेम्प्ट करना है, फालतू के तुक्के मार करके नेगेटिव में क्वेश्चन को नहीं लेकर के जाना। ठीक है, तो आई होप आपको पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा, किस तरह से आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, NCT के पेपर में मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो फैक्चुअल पूछे जाते हैं। लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आपको फैक्चुअल दिखेंगे। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सब अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन खेल कहाँ पे होता है? जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ हिस्ट्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रट्टा मारना है। आपको चीज़ों को समझ करके उनको एनालाइज करके पढ़ना है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखेंगे सबसे बड़ा एक कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम हिस्ट्री डोमेन की बात कर रहे हैं तो मैम 11th की NCERT पढ़नी है, 12th की NCERT पढ़नी है या दोनों की NCERT पढ़नी है। तो ये कन्फ्यूजन मैं आपका यहीं पर क्लियर कर दूं कि आपको क्लास 12th की NCERTs जो हैं वो हिस्ट्री डोमेन के लिए पढ़नी पड़ेंगी। अगर आपको थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री के बारे में आइडिया है तो आपको पता होगा कि हिस्ट्री को जनरली 3 कालखंडों में विभाजित किया जाता है। 3 टाइमलाइंस में हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। प्राचीन भारत
भारत का इतिहास, ठीक है, विच इज़ एंशंट इंडिया, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, मिडिवल इंडिया, एंड आधुनिक भारत का इतिहास विच इज़ मॉडर्न इंडिया। 3 कालखंडों में पढ़ा जाता है। इसीलिए आपकी जो 12th की एनसीईआरटी है उसमें 3 किताबें हैं, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 2 और थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 3। ये है आपकी एंशंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत वाली एनसीईआरटी, ये है आपकी मध्यकालीन भारत वाली एनसीईआरटी और ये है आपकी आधुनिक भारत वाली एनसीईआरटी, ठीक है। तो हिस्ट्री डोमेन में आपको 12th की ही एनसीईआरटी पढ़नी है। और बेटा मैं आपको बताऊं, एनसीईआरटी जो है वो बेस सोर्स होगा आपका एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। इनफैक्ट मैं जो क्लासेस कंडक्ट करती हूँ उसमें जो पीपीटी होती है, जो क्लास नोट्स होते हैं, वो भी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ही उठाए जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो आपकी बेस बुक होगी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है आप खरीद लीजिए, बहुत चीप आती है। अगर आप नहीं खरीद सकते कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटीज जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए, पीडीएफ से पढ़ लीजिए। बट बात का सार ये है कि आपको पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग मस्ट है। और मैं जब क्लास के एंड में होमवर्क देती हूँ तब भी मैं यही बोलती हूँ कि जो पढ़ाया है उसकी एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेना ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब तुरंत आते हैं सिलेबस के ऊपर और शुरू करेंगे प्राचीन भारत के सिलेबस से। तो प्राचीन भारत की जब आप किताब खोलेंगे थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1, तो उसमें दिखेंगे आपको 4 चैप्टर। उसी तरह से जो एनटीए ने आपको सिलेबस दिया है हिस्ट्री डोमेन के लिए, उसमें भी प्राचीन भारत के हैं 4 यूनिट्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली यूनिट है, सबसे पहली यूनिट है प्राचीन भारत की। तो सबसे प्राचीन सभ्यता के बारे में होगी। तो सभ्यता क्या है, जब बहुत सारे लोग एक जगह आकर के बस जाते हैं और एक ही तरह उनके पॉटरी होती है, एक ही तरह का वो कल्चर फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसको हम सभ्यता बोलते हैं। एक ही तरह के घर बना रहे हैं, एक ही तरह से खिलौने बना रहे हैं, एक ही तरह से ईंटें बना रहे हैं, एक ही तरह से मनके बना रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को सभ्यता बोला जाता है। तो हड़प्पा की सभ्यता जो है वो बहुत प्राचीन सभ्यता है, भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। और प्राचीनतम सभ्यताएं भी हैं, जैसे मिस्र की सभ्यता, इजिप्ट वाली, चाइनीज सभ्यता जो है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये सब आपको नहीं पढ़नी, आपको पढ़नी है भारत की प्राचीनतम सभ्यता जो कि हड़प्पा की सभ्यता को कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पर ये लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से अपना घर बनाते थे, मैं आपको इनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताऊंगी। इनकी जो निकासन प्रणाली थी वो बहुत अच्छी थी, घर ये बहुत डेवलप्ड तरीके से बनाते थे, ठीक है। इनका आर्किटेक्चर कैसा था, ये घरों का आर्किटेक्चर कैसा बनाते थे, मनके बनाते थे, ज्वेलरी वगैरह बनाते थे। आगे जब मैं क्लासेस पढ़ाऊंगी आपको तो मैं फोटोज दिखाऊंगी आपको। ये लोग परफ्यूम की बोतल भी यूज़ करते थे, बताओ, बस हेयर ड्रायर ही यूज़ करना बाकी रह गया है। परफ्यूम, कॉपर का मिरर यूज़ करते थे, बहुत फैशनेबल टाइप के लोग थे, एक बहुत ही मॉडर्न सभ्यता थी। इसको हम अर्बन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। अर्बन सिविलाइजेशन बोले तो शहरी सभ्यता भी हम इसको बोलते हैं। तो कौन कौन से अर्ली अर्बन सेंटर्स थे, मतलब हड़प्पा की सभ्यता में कौन कौन से नगर थे, जैसे कि हड़प्पा, मोहनजोदारो, ढोलावीरा, लोथल, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट नगर डेवलप हुए हम उनकी बात करेंगे। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की स्टार्टिंग से लेकर के उसके मैच्योर होने से लेकर के पतन तक सारे फेज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब भाई कोई सभ्यता है तो ऐसा तो नहीं है कि रातों रात आ गई होगी, है ना। सभ्यता के उत्थान होने में समय लगता है। तो उत्थान का जो टाइम पीरियड था, फिर जब उसका उत्थान हो गया और उत्थान हुआ है तो पतन भी होगा, तो पतन तक हम सारी चीज़ें हड़प्पा के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का नाम आपकी बुक में ब्रिक्स, बीट्स एंड बोन्स, इस नाम से आपको ये चैप्टर देखने को मिलेगा, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स देखेंगे, मतलब हमको खुदाई में जो जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हमको बड़े बड़े नगर प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे घर मिले हैं, जलाशय मिले हैं, कैनाल्स, नहरें मिली हैं। तो जितनी भी चीज़ें हमको मिली हैं वहाँ से, बहुत सारे खाद्यान्न मिले हैं, बीज वगैरह मिला है, ठीक है, ग्रैनरी मिली है, बहुत सारे स्टैचू मिले हैं, मनके मिले हैं। तो जो जो भी चीज़ें मिली हैं उनसे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में किस तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं वो हमको यहाँ पर पढ़ना है। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरी यूनिट की तरफ। अच्छा देखिए, हमने शहरी सभ्यता के बारे में पढ़ लिया। अब हम धीरे धीरे राज्यों के विकास के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इस टाइम पर किस तरह से 16 महाजनपदों का डेवलपमेंट होता है। महाजनपद क्या है, राज्य हैं, बहुत बड़े बड़े जो राज्य हैं उनको महाजनपद कहा जाता था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट राज्य
आपका मगध था। मगध की कैपिटल पहले राजगह थी, फिर बाद में उदयन ने उसको चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया था, ठीक है। तो 16 महाजनपद यानी कि 16 राज्यों का विकास किस तरह से हुआ। दरअसल इनिशियली देखा जाए तो 22 जो है 22 जनपद थी, फिर लड़ भिड़ के 16 हो जाती हैं महाजनपद बड़ी बड़ी सी, फिर ये 16 भी आपस में लड़ती भिड़ती हैं तो 4 बचती हैं इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी, और उन चारों में से भी सबसे पावरफुल कौन सी होती है, आपकी मगध होती है। तो राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। इन राज्यों में सबसे पहले अगर राज्य में आपको बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा, वहाँ का राजनीतिक सेटअप कैसा है, राजा महाराजा कैसे हैं, आर्थिक सेटअप कैसा है। तो दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हिस्ट्री, ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक इतिहास कहाँ का, राज्यों का। अब जैसे पहले चैप्टर में हमारा स्रोत क्या था, मैंने आपको बताया खुदाई से जो मिला हम उसको सोर्स मान के हड़प्पा की सभ्यता के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि शिलालेखों की हेल्प से हम किस तरह से राजनीतिक और आर्थिक स्ट्रक्चर को देखेंगे। शिलालेख क्या होते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जो हार्ड सरफेस पर लिख दी जाए, कोई भी चीज़ जो कठोर सतह पर लिख दी जाए उसको शिलालेख बोला जाता है। टेबल पर लिख दिया शिलालेख है, पत्थर पर लिख दिया, सुना होगा ना आपने, कहावत होती है पत्थर की लकीर, मतलब कभी मिटता नहीं। तो ऐसी चीज़ जो हार्ड सरफेस पर लिखी जाए, जो मिटाई ना जा सके, उसको क्या बोलेंगे, शिलालेख। पत्थर पर लिख दिया, मेटल पर लिख दिया, आयरन पर लिख दिया, ठीक है, ऐसा कहीं भी गोद करके ऐसे लिख दिया, मतलब वो होता है ना हैमर से ऐसे करके, तो उन सभी चीज़ों को बोला जाता है शिलालेख। तो शिलालेखों की मदद से राज्यों की राजनीतिक और इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, ये जो शिलालेख लिखे गए ये कौन सी लिपि में लिखे गए, इस लिपि को कैसे पढ़ा गया। अब वो हिंदी तो बोलते नहीं थे भाई वो लोग, उनकी तो लैंग्वेज थी प्राकृत वगैरह, तो उसको हमने किस तरह से पढ़ा, किस तरह से डिसाइफर किया, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अशोक का टाइम पीरियड और गुप्ता पीरियड के लैंड ग्रांट्स, उस समय भूमि के अनुदान दिए जाते थे, इस समय तो नहीं दिए जाते भाई। उस समय तो, आजकल के टाइम पे तो प्रॉपर्टी कितनी महंगी हो गई है, कैसे ही भूमि के अनुदान दिए जाएंगे। उस समय लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे तो उन लैंड ग्रांट्स के बारे में, भूमि के अनुदानों के बारे में हम बात करेंगे। भाई राज्यों की राजनीतिक स्थिति के बारे में बात हो गई, आर्थिक स्थिति के बारे में बात हो गई, थोड़ा समाज को देख लेते हैं, समाज कैसा चल रहा है उस समय। तो अब हम बात करेंगे तीसरे चैप्टर में समाज के बारे में, उस समय का सामाजिक इतिहास कैसा था, और सामाजिक इतिहास को जानने का हमारा स्रोत क्या रहेगा, महाभारत। देखिए एक चीज़ कॉमन है, आपको आपके दिमाग में अब तक स्ट्राइक करना चाहिए कि हर चैप्टर में एक कोई ना कोई स्रोत लेकर के हम चल रहे हैं। जैसे हमने चैप्टर 1 में क्या स्रोत लिया, खुदाई से जो सामान मिला उससे हड़प्पा सभ्यता को निर्माण कैसे करते हैं। दूसरे चैप्टर में हमने क्या देखा कि इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेखों की मदद से उस समय की पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और इकोनॉमिक हिस्ट्री को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरह से हम तीसरे चैप्टर में क्या देखेंगे कि महाभारत की हेल्प से हम उस समय का सामाजिक इतिहास का वर्णन कैसे करेंगे। ठीक है, अब सामाजिक इतिहास में जब हम समाज की बात करते हैं, अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी होगी थोड़ी बहुत या नहीं भी पढ़ी कोई दिक्कत नहीं है, तो समाज में क्या आता है, सब कुछ आता है। विवाह कैसे हो रहे हैं, लड़कियों की क्या पोजीशन है, लड़कों की क्या पोजीशन है, प्रॉपर्टी कैसे मिल रही है, रिश्तेदारी को क्या कहा जाता है, ठीक है, विवाह कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में, प्रॉपर्टी किसको, इनहेरिटेंस कैसा है, बेटों को मिल रही है कि बेटियों को मिल रही है, भूमि के अनुदान कैसे हो रहे हैं, उस समय सामाजिक वर्ग कितने हैं। जैसे अगर आपको पता हो तो वैदिक समय पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में जनरली सोसाइटी जो थी वो हमारी डिवाइडेड थी। वर्ण सिस्टम कैसा चल रहा है, उस समय एक सोशल कैटेगरी डेवलप हुई जिसको चंडाल बोला जाता था। निषाद, ऐसे लोग जो फॉरेस्ट में रहते थे, वनों में रहते थे, उनको निषाद बोला जाता था। तो कुल मिलाकर के उस समय का पूरा सामाजिक ढांचा कैसा था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या सामाजिक इश्यूज थे, क्या सामाजिक समस्याएं थी, कास्ट कैसी थी, जाति व्यवस्था, क्लास की व्यवस्था, किनशिप यानी कि रिश्तेदारी के बारे में, जेंडर यानी कि लड़कियों की कैसी स्थिति है, लड़कों की कैसी स्थिति है, इन सभी के बारे में हमें डिस्कस करना है। सोर्स क्या रहेगा, महाभारत उस समय का हमारा सोर्स रहेगा। महाभारत जो है 1919 में वीएस सुक्थांकर नाम के एक संस्कृत स्कॉलर के नेतृत्व में महाभारत के क्रिटिकल एडिशन, आलोचनात्मक संस्करण पर काम करने का जो पूरा सिस्टम है वो चालू होता है। ठीक है, बहुत लंबा ये काम चलता है। अब वो हम चैप्टर जब पढ़ेंगे तब मैं सब कुछ आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है,
चलिए, हमने बात कर लिया सामाजिक इतिहास के बारे में, राजनीतिक इतिहास के बारे में, आर्थिक इतिहास के बारे में। अब थोड़ा सा संस्कृति पर आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे सांस्कृतिक इतिहास के बारे में। इस टाइम पर कुछ नए धर्मों का उदय होना शुरू होता है, जैसे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो जैन धर्म के बारे में तो खैर हमें थोड़ा सा ही पढ़ना है, थोड़ा सा ही आपकी बुक में, लेकिन हमें स्पेशल ध्यान कहाँ पे देना है? बुद्धिज़्म के ऊपर। किस तरह से बुद्धिज़्म की संस्कृति का विकास हुआ, किस तरह से बुद्ध जो थे वो अपने लेक्चर्स देते थे अपने शिष्यों को। आपको ये याद रखना है, बुद्ध जब तक जीवित थे तब तक उन्होंने अपना कोई भी स्पीच, अपनी कोई भी टीचिंग, अपनी कोई भी कह सकते हैं जो उनके भाषण रहते थे, उसको उन्होंने लिखवाने का काम नहीं किया था। वो सारी चीज़ें मौखिक रूप से ही सर्कुलेट करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी टीचिंग्स को लिखने का कार्य स्टार्ट किया था। तो हम बौद्ध धर्म का इतिहास देखेंगे, सांची स्तूप के बारे में पढ़ेंगे जो भोपाल में है, किस तरह से स्तूपों का निर्माण शुरू होता है। स्तूपों का निर्माण बौद्ध धर्म का एक काफ़ी ऐतिहासिक कह सकते हैं पहलू है। थोड़ा बहुत जैन धर्म के बारे में भी देख लेंगे, किस तरह से सांची का स्तूप खोजा गया, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसी समय पर अगर आप देखें तो हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में भी बहुत सारे सेक्ट का उदय हो रहा था। जैसे आप देखें वैष्णववाद, शैववाद, शाक्तवाद। ऐसे लोग जो विष्णु जी में मानते थे वो वैष्णविज्म के फॉलोअर्स कहलाते थे। ऐसे लोग जो शिव जी में मानते थे उनको शैव बोला जाता था। ऐसे लोग जो देवी स्वरूप में मानते थे उनको शाक्त बोला जाता था। तो सांस्कृतिक डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं उस टाइम पे, धार्मिक डेवलपमेंट कैसे हो रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और इस चैप्टर के लिए हमारा सोर्स क्या रहने वाला है ये याद रखिएगा, स्कल्पचर्स रहने वाले हैं, ठीक है, यानी कि मूर्ति कला रहने वाली है, वास्तुकला रहने वाली है। जैसे देखिए सांची स्तूप की फोटो है, तो ऐसी बुद्धिज़्म के जो भी स्तूप वगैरह हैं, जो भी आपकी वास्तुकला है, जो भी आपकी शिल्प कला है, उसका यूज़ करके हम किस तरह से बुद्धिज़्म की हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं और भी सांस्कृतिक इतिहास को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको प्राचीन भारत तक का सब कुछ समझ में आ गया होगा। हड़प्पा सभ्यता से शुरू करेंगे, उसके बाद राज्यों का उदय, राज्यों की राजनीतिक और आर्थिक परिस्थिति, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो भी कंडीशंस है, उसके बाद सामाजिक परिस्थितियां उस समय की, और फिर हम सांस्कृतिक इतिहास के ऊपर आएंगे। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा प्राचीन भारत। और अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारत की। मध्यकालीन भारत के ऊपर आते हैं। तो मध्यकालीन भारत में अगर आप देखेंगे तो एक जो डायनेस्टी है वो बहुत पॉपुलर है, बचपन से सबको पढ़ाई जाती है। हिस्ट्री में भले कुछ पढ़ाया जाए ना पढ़ाया जाए, ये सबने पढ़ा होगा मुगल डायनेस्टी के बारे में, है ना। तो अभी कंट्रोवर्सी पे नहीं जाते हैं, मुगल डायनेस्टी की बात करेंगे यहाँ पे, वो हिस्ट्री में है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो एग्रारियन रिलेशंस, कृषि संबंध कैसे थे, इनके बारे में हमें देखना है। यानी कि मुगल साम्राज्य के दौरान, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी, ठीक है। किसने की थी? तो बाबर ने की थी। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य के दौरान कृषि संबंध कैसे थे, किसानों को क्या कहा जाता था, किसानों से कर कैसे वसूल किया जाता था, कर की वसूली के बाद कर की वसूली करने का ऑफिसर कौन था, उस कर को किस तरह से यूज़ किया जाता था, मुगल साम्राज्य में किस तरह से एग्रीकल्चर में कौन सी फसलें उगाई जाती थी, कौन सी फसलें नहीं उगाई जाती थी, कौन सी फसलों को ज़्यादा कर देना पड़ता था, कौन सी फसलें कम कर देती थी, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अच्छा, इसके लिए हमारा स्रोत क्या रहने वाला है? तो अकबर के टाइम पीरियड पर लिखी गई है एक किताब जिसका नाम है आईने अकबरी। ये आईने अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने लिखी है, ठीक है। अबुल फजल, ये वही अबुल फजल हैं जिन्होंने लिखा है अकबरनामा। और ये जो आईने अकबरी है ये अकबरनामा का ही एक पार्ट है, ये आपको याद रखना है। अब बहुत डिटेल में हम इस पे क्लास में डिस्कशन करेंगे, नहीं तो इसमें बहुत समय लग जाएगा। तो अकबरनामा जो है उसी का एक पार्ट है आईने अकबरी। इस आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य के दौरान कृषि संबंधों की बात की गई है। ये आईने अकबरी लिखी है अकबर के दरबारी अबुल फजल ने, ठीक है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे कृषि के संबंध थे, ठीक है, किस तरह से आईने अकबरी लिखी गई। आईने अकबरी हमें उस समय के कृषि संबंधों के बारे में क्या क्या बताती है, और उसको हिस्टोरियंस यानी कि इतिहासकार किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हिस्ट्री के कंस्ट्रक्शन के लिए, इतिहास बनाने के लिए किस तरह से इस किताब का इस्तेमाल किया गया है, ये भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद एक और एम्पायर है, शायद बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा इसके बारे में, थोड़ा बहुत सुना तो ज़रूर से होगा, विजयनगर का एम्पायर।
कृष्ण, एक सीरियल आया करता था तेनाली रामन, है ना, बहुत सुना होगा आपने, कॉमिक्स आती थी बचपन में तेनाली रामन वाली। तो ये वही वाला एम्पायर है, विजयनगर वाला एम्पायर, ठीक है, जिसके राजा एक बहुत पॉपुलर हुए हैं कृष्ण देव राय, ठीक है। तो विजयनगर जो एम्पायर है उसको 1336 में हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने, याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे बसाया था, ठीक है। तो ये विजयनगर एम्पायर किस तरह से चल रहा है, यहाँ की वास्तुकला कैसी है, खास करके अगर आप देखेंगे तो साउथ के जितने भी किंगडम्स रहे हैं उनकी वास्तुकला बहुत अच्छी है। तो हम्पी में किस तरह से वास्तुकला चल रही है, कौन कौन सी नई बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, उस समय मंदिरों का कंस्ट्रक्शन कैसे चल रहा है, किले कैसे बन रहे हैं, उनकी इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। हम्पी किस तरह से मिली, हम्पी की खुदाई कैसे होती है, कौन करवाता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अच्छा, थोड़ा सा रिलीजियस हिस्ट्री के बारे में बात करें तो एक टॉपिक ये भी है, आपको भक्ति सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ना है। आपने अगर थोड़ी बहुत वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि वेस्ट में एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ था जो कि एक धार्मिक सुधार का आंदोलन था। क्रिश्चियनिटी में, ईसाई धर्म में धार्मिक सुधार का आंदोलन होता है रिफॉर्मेशन, उसी तरह से ये भी क्या है, भक्ति और सूफी मूवमेंट क्या है, धार्मिक सुधार के आंदोलन है। भक्ति मूवमेंट सनातन धर्म हिंदुइज्म में सुधार के लिए आया था। उस समय बहुत सारी कुरीतियाँ प्रचलित हो गई थी लोगों के बीच में, तो उन कुरीतियों को दूर करने के लिए और लोगों को फिर से भगवान से कनेक्ट करने के लिए, मतलब पाखंड से दूर करके भगवान से कनेक्ट करने के लिए भक्ति आंदोलन का उदय होता है। और इसी तरह से इस्लाम में जो धार्मिक सुधार का आंदोलन आता है उसको सूफीवाद या सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे भक्ति संत पॉपुलर हुए, जैसे कि कबीरदास, जैसे कि तुलसीदास, आप देखें मीराबाई, ठीक है। और इसी तरह से बहुत सारे सूफी संत भी पॉपुलर हुए, निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, बहुत सारे चिश्ती वगैरह भी पॉपुलर हुए। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या क्या रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो रहे थे इस टाइम पे। जैसे अगर आप देखें तो नए नए फॉर्म्स ऑफ गॉड आ रहे थे, जैसे अगर उसी टाइम पे जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी वाला, उसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिलता है। उसके बाद भक्ति और सूफी संत, जैसे अभी मैंने आपको बताया वैष्णववाद और शैववाद, तो जो विष्णु के उपासक साउथ इंडिया में, खास करके तमिल वाला जो रीजन है, वहाँ पे दो तरह के भक्ति संतों का उदय होता है, ठीक है। एक होते हैं अलवार जो कि विष्णु जी के उपासक होते हैं, और दूसरे होते हैं नयनार जो कि शिव जी के उपासक होते हैं, ठीक है। तो इन संतों का भी हमको उदय देखने को मिलता है। ये संत भी काफ़ी पॉपुलर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ इंडिया में भक्ति संत होते हैं, नॉर्थ इंडिया में भी, अभी मैंने इतने नाम गिनाए आपको, मीराबाई का नाम ले लीजिए, उनके भजन कितने पॉपुलर हैं। आज के टाइम पे भी उनके भजन काफ़ी जो है वो लोग सुनते हैं। एक बहुत पॉपुलर वो है सावरियो परनाए, आई थिंक वो सबने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुनिएगा जाके, राजस्थानी फोक सॉन्ग है, मीरा जी को ही डेडिकेटेड है और काफ़ी अच्छा है, उसकी ट्यूनिंग वगैरह बहुत अच्छी है। अगर आपको फोक सॉन्ग सुनना पसंद है तो एक अच्छा रिकमेंडेशन है आपके लिए। एनीवेज, इसी तरह से तुलसीदास जी के दोहे कितने ज़्यादा पॉपुलर हो गए। तो इस तरह से भक्ति सूफी आंदोलन का उदय हम पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख भक्ति सूफी वर्क्स, जैसे कि आप देखें रामचरितमानस एक इम्पॉर्टेंट जो है भक्ति आंदोलन के समय का वर्क है। तो इस तरह से भक्ति सूफी वर्क, कुछ इंपॉर्टेंट भक्ति सूफी किताबें जो लिखी गई इस टाइम पे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए, अच्छा, बहुत हो गई जो है भक्ति सूफी वाली बातें, बहुत हो गई वास्तुकला शिल्पकला की बातें। घूमना फिरना तो सबको पसंद है, ठीक है। तो क्या इस टाइम पे लोग घूम फिर नहीं रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है कि ये अभी आकर के जो लोग हैं वो अभी के टाइम पे लोग ट्रैवल व्लॉगर बने हैं। उस टाइम पे भले ही वो व्लॉगर नहीं थे, लेकिन लोग उस टाइम पे भी ट्रैवल किया करते थे। बहुत सारे यात्री उस समय पर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अच्छा, आज के टाइम पे क्या है, आपको मान लीजिए फ्रांस का कुछ जानना है तो आपने गूगल कर लिया, आपने उसका व्लॉग देख लिया, आपने यूट्यूब पर सर्च कर लिया या एआई से कुछ पूछ लिया, ठीक है, आपको पता चल गया। उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था। अगर आपको दूसरी संस्कृति के बारे में जानना है तो आपको उस जगह जाना रहता था और वहाँ की संस्कृति को सीखना रहता था। तो लोग क्या करते थे, जिनको ऐसा बहुत शौक रहता था कि हमको नई संस्कृतियों के बारे में जानना है, नए देशों के बारे में जानना है, तो वो इधर से उधर घूमा करते थे, ठीक है। तो ऐसे लोग, जो ऐसे यात्री जो एक देश से दूसरे देश घूमा करते थे, तो बहुत सारे ऐसे यात्री थे जो दूसरे दूसरे देशों से भारत आए, ठीक है, और भारत आए, भारत की यात्रा की और भारत के बारे में विवरण लिखा, भारत के बारे में बुक्स लिखी, ठीक है। उन बुक्स से हमको भारत
भारत के समाज के बारे में क्या पता चलता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे मैम ऐसे तो बहुत सारे यात्री आए होंगे, हमें प्रमुखतः 3 यात्रियों के बारे में पढ़ना है, अल-बरूनी, इब्न बतूता और तीसरा है हमारा फ्रैंकोइस बर्नियर। अल-बरूनी आया था उज़्बेकिस्तान से, इब्न बतूता आया था मोरक्को से और आपका फ्रैंकोइस बर्नियर आया था फ्रांस से। तो प्रमुखतः हम इन 3 यात्रियों को पढ़ेंगे, कहाँ से आए, कब आए, जब ये आए तो भारत में किसका शासन था, जब ये आए तो भारत में सामाजिक परिस्थिति कैसी थी, इन्होंने कौन सी किताब लिखी और उसमें भारत के समाज का विवरण कैसे किया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अल-बरूनी की लिखी हुई किताब उल हिंद, इब्न बतूता की लिखी हुई रिहला और बर्नियर की लिखी हुई ट्रैवल इन द मुगल टाइम्स, ये 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं। अब जब चैप्टर आएगा तो बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे। इसी के साथ समाप्त होता है हमारा मध्यकालीन भारत। इतना ही पढ़ना है आपको मध्यकालीन भारत में। अब हम आएंगे अपने मॉडर्न इंडिया की तरफ, ठीक है, आधुनिक भारत की तरफ आएंगे। अभी तक आपने ये नोटिस किया होगा कि हर एक चैप्टर का एक सोर्स है, हर एक चीज़ का एक स्रोत है, हर एक चीज़ को हम किसी स्रोत के जरिए पढ़ रहे हैं। जैसे मध्यकालीन भारत का समाज हम कैसे पढ़ रहे हैं, यात्री जो विवरण दे करके गए उनकी किताबों से पढ़ा हमने। उसी तरह से आधुनिक भारत की भी पढ़ने में हमें हिस्टोरियंस में इतिहास में हमें कुछ ना कुछ स्रोत मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला चैप्टर जो है यहाँ पे कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी। अब देखिए बात करें ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिशर्स भारत में कैसे आए, ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है ना। बैटल ऑफ प्लासी वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम आपको पढ़ा सकते हैं, बट वो क्लास में पढ़ाएंगे। पहली बात तो ये कि क्लास में आपको थोड़ा बहुत बेसिक बता देंगे, लेकिन आपकी बुक में वो चीज़ नहीं है। आपकी बुक ये मान के चल रही है, आप ये मान के चलिए कि ब्रिटिशर्स का शासन भारत में स्थापित हो चुका है। तो कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद, यानी कि ब्रिटिशर्स जब भारत में आए तो उसका भारत के ग्रामीण समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। भारत के ग्रामीण समाज पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कॉलोनियलिज्म का, उपनिवेशवाद का, और ये हमें कैसे पता चलेगा, तो उस समय की आधिकारिक रिपोर्टों से पता चलेगा। बहुत सारी रिपोर्ट हैं, जैसे दक्कन के दंगे हुए थे उस समय, उसकी रिपोर्ट, फ्रांसिस बुचानन हैमिल्टन, अभी एक ही इंसान का नाम है, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, 3 लोग नहीं हैं, एक ही है, फ्रांसिस बुचानन हैमिल्टन, उसकी रिपोर्ट से क्या पता चलता है। फर्मिंगर की 5th रिपोर्ट किससे हमें क्या पता चलता है, तो आधिकारिक जो रिपोर्टें उस समय पे लिखी गई उनके आधार पर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि उपनिवेशवाद यानी कि ब्रिटिशर्स जो भारत में आए उसका यहाँ की ग्रामीण सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या यहाँ की कृषि वगैरह में इम्पैक्ट पड़ रहा है। अच्छा, इसी समय पे लोग हो जाते हैं त्रस्त ब्रिटिशर्स से, वो कर देते हैं विद्रोह। भाई देखिए किसी इंसान को उतना ही सताइएगा ना जितना वो सह सकता है, सहन शक्ति के ऊपर चीज़ें जाएंगी तो हंगामा ही होना है, ठीक है। तो हो गया हंगामा, 1857 में हो जाता है विद्रोह। इसी को बोला जाता है स्वतंत्रता का पहला संग्राम, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने बोला है, याद रखिएगा, वी.डी. सावरकर ने बोला है, ठीक है। जनरल टेस्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 1857 यानी कि 1857 में जो क्रांति हुई उसको किस तरह से इंडिया में दर्शाया गया है आप बोल सकते हैं, और किस तरह से विदेशियों ने उसको दर्शाया है। तो बहुत सारी पेंटिंग्स के नाम मैं इसमें आपको याद कराऊंगी, बहुत सारे मैं आपको और भी चीज़ें, जैसे एक पोएम लिखी गई थी, सबने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है, ठीक है। तो किस तरह से ये 1857-58 का वॉर होता है, ठीक है, और किस तरह से इस वॉर को रिकॉर्ड किया जाता है और नैरेट किया जाता है। अब रिकॉर्ड करने का मतलब ये नहीं है कैमरा से रिकॉर्ड करना, नो, रिकॉर्ड करने का मतलब है किस तरह से इसकी राइटिंग्स लिखी जाती हैं, किस तरह से इसका इतिहास लिखा जाता है, और किस तरह से इस रिवोल्ट की बातें जो हैं वो आगे बढ़ती हैं, किस तरह से हमें इसके बारे में पता चलता है। अगर आप देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पे ये क्रांति हुई थी, तो कानपुर, नाना साहब और तात्या टोपे, सबने नाम सुना होगा, लखनऊ, बेगम हजरत महल, बिजरिस कदर, ठीक है। उसके बाद बिहार में भी बहुत सारी जगहें थी, जैसे आरा वगैरह हो गया आपका, उसके बाद मेरठ, दिल्ली, ये हर जगह, आगरा वगैरह, हर जगह ये रिवोल्ट जो है वो फैला हुआ था, ठीक है। हर जगह से जो सिपाही थे वो विद्रोह कर रहे थे। तो अब ये विद्रोह क्यों हुआ, लोग त्रस्त हो गए थे, वो तो बात है, किन किन चीज़ों से त्रस्त हो गए थे, किन किन चीज़ों से परेशान थे, क्यों हुआ, किस तरह से इसका रिस्पॉन्स आया, ब्रिटिशर्स ने इस विद्रोह को किस तरह से दबाया, और इसके बाद क्या क्या होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब धीरे धीरे करके ब्रिटिश राज जो है वो भारत
भारत में पूरी तरह से स्थापित हो चुका है, ये आपको मान के चलना है। इसके बाद के 1-2 चैप्टर्स जो हैं वो कटे हुए हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना स्वतंत्रता का संग्राम, अपना जो है राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था स्वतंत्रता के लिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, और उसमें महात्मा गांधी जी का क्या रोल था। ठीक है, महात्मा गांधी का क्या रोल था स्वतंत्रता के संग्राम में, उसको हमको बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुआ था स्वतंत्रता के लिए, उस मूवमेंट को पढ़ेंगे। इसके तहत हम बहुत सारे मूवमेंट पढ़ेंगे, नॉन कॉपरेशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है सॉरी सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन, इसी बीच में गांधी इरविन पैक्ट होता है, गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तो सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। गांधीयन पॉलिटिक्स कैसी थी, जैसे अहिंसा की राजनीति है ना, उसके बाद स्वराज की बात करते थे ये, उसके बाद स्वदेशी की बात करते थे, तो इन सारी चीज़ों की बात करेंगे। लीडरशिप कैसे की गांधी जी ने, उसके बाद 1931 में महात्मा गांधी की लीडरशिप का क्या रोल था। अच्छा, आपको पता होना चाहिए 1931 में उस समय के वाइस रॉय लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी ने एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। आपको पता होगा दांडी मार्च भी हुई थी। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद भारत को मिलती है आज़ादी, भारत को लेकिन आज़ादी विभाजन के साथ मिलती है, बट विभाजन वाला जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस से हटा हुआ है। अब विभाजन होने के बाद, पार्टीशन होने के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद देश कैसे चलाया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था। तो संविधान का निर्माण किस तरह से होता है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा में बहुत सारे हर जो है कह सकते हैं हर जाति के, हर धर्म के, हर जेंडर के, यानी कि यहाँ फीमेल भी हैं, मेल भी हैं, ठीक है, तो हर मतलब कह सकते हैं पूरा डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन के जो लोग हैं उनको इंक्लूड किया जाता है संविधान बनाने में। तो किस तरह से हमें इंडिपेंडेंस मिली और किस तरह से हमने संविधान बनाने का कार्य स्टार्ट किया। अब इस समय यहाँ पे बहुत डिबेट भी होती हैं, ठीक है, कुछ लोग कहते हैं हिंदी को राष्ट्रीय लैंग्वेज बना दो, कुछ लोग उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं केंद्र सरकार के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए, कुछ कहते हैं राज्यों के पास ज़्यादा पावर होनी चाहिए। तो किस तरह से संविधान सभा में डिबेट और डिस्कशन के थ्रू हमारे संविधान का निर्माण होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए मैंने आपको सिलेबस बता दिया, ठीक है। सिलेबस छोटा बिल्कुल नहीं है, सिलेबस बड़ा है, लेकिन सिलेबस डुएबल है, ये भी याद रखिएगा। एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ऐसा है कि आप अगर इसको अपना 90% देंगे तो ये बदले में आपको 120% रिजल्ट्स देगा, ठीक है। अगर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताऊँ तो अगर आप इसको अपना 70-80% दे देंगे तो आपको 90 to 95% तक का रिटर्न मिलेगा, ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और इस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा की सभ्यता से लेकर के संविधान के निर्माण तक किस तरह से पूरा इतिहास चलता है, हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर बैच से या कोर्स से रिलेटेड डाउट्स हों तो ऑफिस के हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। लेकिन अगर इस जितनी चीज़ें मैंने समझाई हैं उससे रिलेटेड आपको कोई भी समस्या, परेशानी हो, तकलीफ हो, कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा और जो भी जेन्युइन डाउट्स होंगे मैं उन सभी का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी को सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से, एंड आई होप टू सी यू ऑल इन क्लासेस। तो आप क्लासेस में मिलते हैं जो कि बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली हैं। थैंक यू सो मच, नमस्ते।